Hello dear students, welcome back in the session of thermodynamics. Dear students, पार्ट 7 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम स्टडी करेंगे एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देन हम स्टडी करेंगे एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों ही केसेस के अंदर हम एंट्रोफी के लिए डेरिवेशंस जो है यहाँ ड्राइव करेंगे। ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एंट्रोफी चेंजेस देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे? एंट्रोफी changes for an ideal gas with change in temperature, या कह सकते हो आपके पास जो 3 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम लिखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर एंट्रोफी के अंदर चेंजेस देखने हैं आइडल गैस की जब हम स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स को। ठीक है, नाउ देखिए इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास आइडल गैस है जिसकी कंपोजिशन हमने कितनी ली है, 1 मोल ऑफ आइडल गैस। हमने लिया 1 मोल ऑफ आइडल गैस। यहाँ पर आइडल गैस ले ली हमने 1 मोल। ठीक है, अब उस आइडल गैस को हमने क्या किया हुआ है, एक सिलेंडर के अंदर जो है उसको एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर ऐसा है जिसके ऊपर एक जो पिस्टन लगा हुआ है वो क्या है, फ्रिक्शनल लेस है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस है मतलब वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकता है, या वी कैन से राइट हियर वो फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या ले लिया, अभी आइडल गैस ले ली है। नाउ अब देखिए ये जो आइडल गैस है, इस आइडल गैस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस आइडल गैस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये एक्सपेंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कब, जब आप स्टेट वेरिएबल्स टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर को क्या करते हो, चेंजेस करते हो। ठीक है, तो नाउ देखिए हमने यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर एंट्रोफी के अंदर हम चेंजेस देखेंगे दो तरह से। ठीक है, दो तरह से हम इसके अंदर चेंजेस देखेंगे। ठीक है, वन टाइम में हमें क्या करना है, 2 स्टेट वेरिएबल्स को लेना है। एक टाइम में 2 स्टेट वेरिएबल्स को लेकर हम एंट्रोफी के अंदर चेंजेस देखेंगे। पहला केस जो आपके पास यहाँ पर गिवन है वो क्या करना है आपने, वो यहाँ पर है एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का केस लेंगे। ठीक है, सेकंड केस आपने यहां पर क्या लेना है, एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो मतलब एक टाइम में हमें क्या करना है, 2 स्टेट वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, आपके पास 3 स्टेट वेरिएबल्स गिवन है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एंट्रोफी के अंदर चेंजेस देखने हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर कुछ चेंजेस किए तो एंट्रोफी के अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड केस जब आपने क्या करना है, सेकंड केस के अंदर आपके पास गिवन है जब आप क्या करो, टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर चेंजेस करो। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। यस स्टूडेंट्स, पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला केस आपके पास क्या है, एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, एंट्रोफी किसका फंक्शन हो आपके पास, एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है ये जो इमेज शो की है इसके अंदर क्या दिखा रखा है, वही पीछे जो मैंने डिस्कस किया कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये जो पिस्टन है ये कैसा है भाई, आपके पास फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। ठीक है, यदि हमारे पास आइडल गैस वर्क करेगी तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, नाउ देखिए यदि मेरे पास, मैंने यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ली है। मैंने यहाँ क्या लिया, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ली और मैंने इसको स्मॉल अमाउंट में क्या कर दिया है, हीट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, यदि मैं कहूँ मैंने इसको ड्यू क्यू
अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में बोला है, दैट्स वाई मैंने बोल दिया dq अमाउंट में मैंने इसको हीट सप्लाई की। यदि इसने हीट को क्या किया है, आइडल गैस ने हीट को गेन किया, तो उससे क्या होगा आपके पास, ऑब्वियसली आइडल गैस क्या करेगी, कुछ ना कुछ वर्क करेगी, वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि पहले आइडल गैस की वॉल्यूम जो यहाँ पर थी वो क्या थी, वो यहाँ पर थी V1। ठीक है, अब एक्सपेंडेशन से क्या होगा, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी, और वो वॉल्यूम आपके पास हो गई है V2। ओके, नाउ जब आइडल गैस एक्सपेंड हुई तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन था वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और उसने अपनी पोजीशंस देखिए कहाँ से कहाँ तक चेंज की, उसने अपनी पोजीशन जो है यहाँ चेंज कर ली है। ठीक है, पोजीशन जो थी फ्रिक्शनलेस पिस्टन की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जो ये शो करता है कि आइडल गैस ने कुछ काम किया है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशंस हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपके पास कंसीडर, हमने क्या माना है, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। हमने 1 मोल आइडल गैस ली। ठीक है, और वो आइडल गैस क्या करती है भाई, एक्सपेंड रिवर्सिबली, एक्सपेंड रिवर्सिबली। ठीक है, रिवर्सिबली, इसका मतलब ये है कि वो क्या कर सकती है भी, वापस बैक भी आ सकती है, रिवर्सिबल एक्सपेंड कर रही है वो। ठीक है, तो हमने उसको कहा कि आपके पास 1 मोल ऑफ आइडल गैस है जो एक्सपेंड करती है रिवर्सिबली। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, हीट क्या की है आपने, स्मॉल अमाउंट में हीट जो है आपने इसको दी, और रिवर्सिबली है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, स्मॉल dq रिवर्सिबल। ठीक है, आपने dq रिवर्सिबल हीट इसको दी, इज सप्लाइड टू द सिस्टम, इज सप्लाइड टू द सिस्टम, इज सप्लाइड टू द सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा, तो हमने बोल दिया कि हमने dq अमाउंट में हीट जो है वो आइडल गैस को दे दी है। ठीक है, कंडीशंस वहां पर क्या है, कैसे दी है, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली। ठीक है, रिवर्सिबल है तो ऑब्वियसली यदि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो यदि गैस एक्सपेंड करती है, ठीक है, वापस बैक है उसी कंडीशन में भी आ सकती है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर तो क्या रहेगा उसका, आइसोथर्मल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए यदि गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो उसके केस में क्या हुआ है, उससे उसकी रैंडमनेस बढ़ी तो ऑब्वियसली उसकी जो एंट्रोफी थी उसके अंदर चेंज आया, लेकिन चेंज कितना आया, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में हीट चेंज गेन की है, तो यहाँ पर जो उसकी एंट्रोफी के अंदर चेंज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, स्मॉल मिलेगा, तो मैंने उसको लिख दिया स्मॉल चेंज इन एंट्रोफी इज इक्वल टू क्या हो गया है, क्योंकि आपको पता है ds इज इक्वल टू क्या होता है, एंट्रोफी इज इक्वल टू Q/T होता है, तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में है तो दैट इज ds, और स्मॉल अमाउंट में हीट ली है तो वो क्या ली है, dq, रिवर्सिबल ली है तो रिवर्सिबल अपॉन में क्या हो गया, t। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाती है इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको यहाँ पर नाम दे देती हूँ। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। नाउ यदि मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या बताते हो कि आपके पास क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यदि स्मॉल है तो स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होगा भाई, स्मॉल चेंज इन हीट प्लस क्या होता है आपके पास, स्मॉल चेंज इन वर्क डन W। ओके, यदि मुझे यहाँ से क्या निकालना हो, dq, यहाँ से यदि मैं रिमूव कर लूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, dq को एक साइड कर लिया, dq स्मॉल चेंज इन हीट मैंने ली, तो आपके पास क्या हो जाता है, du माइनस dw। ठीक है, सपोज कीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। यस, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये ले लिया कि dq इज इक्वल टू du माइनस dw। नाउ आपने क्या कहा, प्रोसेस तो रिवर्सिबल है, यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है तो आपने क्या कहा कि जो आपके पास dq है वो क्या हो जाएगा, dq रिवर्सिबल, तो आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हो, dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du माइनस dw। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है, सपोज कीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। नाउ जब उसने dq रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब की, इट मींस
उसने कुछ वर्क किया, और वर्क कैसा हो रहा है, वर्क इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क डन क्या है आपके पास, इफ वर्क डन is the work of expansion, is the work of expansion, work done is the work of expansion। ठीक है, वर्क डन क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, देन देयर विल बी स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, देन देयर विल बी स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये आपको पता है कि यदि भाई उसने वर्क किया है तो ऑब्वियसली जो आइडल गैस थी उसने क्या किया है, थोड़ा वॉल्यूम उसका क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, यदि वॉल्यूम उसका बढ़ा है, ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो आप यदि वर्क डन को लिखे, स्मॉल वर्क डन हुआ है तो DW इज इक्वल टू क्या है, PdV, स्मॉल वॉल्यूम चेंज हुआ तो PdV, आपको पास पता है PW क्या होता है, PdV होता है। नाउ D स्मॉल था तो हमने बोल दिया PdV। नाउ हमारे पास वर्क डन कैसा है, वर्क डन यहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क डन कैसा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, दैट्स वाई हम इसके आगे साइन लगाएंगे माइनस साइन। ठीक है, तो साइन कैसा आता है, वर्क डन के एक्सपेंशन के लिए माइनस साइन आता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो साइन आता है वो पॉजिटिव आता है वर्क डन के लिए। तो हमने यहाँ पर माइनस W लिखा, यदि मैं DW को लिखूं तो DW क्या हो गया, माइनस PdV। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4th, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4th। नाउ यदि मैं DW की वैल्यू को यहाँ से 4th इक्वेशन से लूं और 3rd इक्वेशन के अंदर पुट अप करूं तो आपके पास क्या आता है, ऑन पुटिंग, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ DW फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन थर्ड के अंदर रख दीजिए। इक्वेशन थर्ड क्या गिवन है आपके पास, इक्वेशन थर्ड आपके पास गिवन है DQ रिवर्सिबल, यही तो लिखा है DQ रिवर्सिबल है, इज इक्वल टू क्या गिवन है, DU। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के अंदर स्मॉल चेंज माइनस, और माइनस के बाद DW की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, माइनस PdV, दिस वन इज द P। तो ये आपके पास माइनस PdV आई है। ओवरऑल इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास DQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू DU प्लस, अब यहाँ पर क्या आ गया है, PdV इसके अंदर आ जाएगा तो PdV। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमने इसको लिख दिया है PdV प्लस PdV। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5th आपको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, नाउ आपके पास DQ रिवर्सिबल है, ओके, DQ रिवर्सिबल आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला, DQ रिवर्सिबल। इसकी वैल्यू को कहाँ पुटअप कर दीजिए, इसकी वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए, कहाँ पुटअप करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसके अंदर हमें एंट्रोफी निकालनी है। ओवरऑल हमारा काम क्या है, चेंज इन एंट्रोफी देखना है ना, तो हम इसका क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ DQ रिवर्सिबल, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ DQ reversible from equation 5 into इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास DS। ठीक है, वो क्या थी आपके पास, DS, दैट मीन्स यहाँ पर था आपके पास चेंज इन एंट्रोफी इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल। तो DQ रिवर्सिबल की वैल्यू क्या है आपके पास, DU प्लस PdV। ओके, अपोन में क्या है, अपोन में आपके पास T है, ये आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यदि इसको रीअरेंज कर ले, ऑन रीअरेंजिंग, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम इसको, ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन, यदि इसकी इक्वेशन को हम क्या कर दे, रीअरेंज कर दे तो आपके पास क्या मिल जाता है भाई, DS। कब क्या होगा, यहाँ से T किससे मल्टीप्लाई कर दे, DS से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है, ये आपके पास यहाँ मिल जाता है। सपोज कीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया है। नाउ आगे करते हैं। यस, इक्वेशन को हमने रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। देखिए, हम यहाँ पर जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमने यहाँ पर आइडल गैस ली है, हमने यहाँ पर क्या ली थी, आइडल गैस ली थी। तो फॉर वन मोल ऑफ एन आइडल गैस, फॉर 1 mole of an
आइडल गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए आप सभी को पता है कि यदि मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है भी आपके पास सीवी मोलर हीट कैपेसिटी आपके पास क्या होती है du/dt। ठीक है, और इसी तरह से आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है nRT। यही होता है, यदि 1 मोल, यहाँ पर मैंने n को क्या ले लिया है 1 मोल ले लिया है, तो यहाँ पर यदि n क्या है 1 है तो सीधा सीधा पीवी क्या बन जाता है आपके पास पीवी इज इक्वल टू RT। सीवी मैंने क्या बोला है यहाँ पर, सीवी यहाँ पर क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने सीवी को यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर है। नाउ यदि मैं यहाँ को इसको और आगे सोल्व करूँ तो सोल्व करने पर मेरे को क्या मिलता है, यदि मैं सीवी को सोल्व करूँ तो सीवी को सोल्व करने पर मेरे को मिलता है सीवी dt इज इक्वल टू क्या आ गया भी आपके पास स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एक आपके पास ये आ गया है। सेकंड, यदि मैं पीवी इज इक्वल टू आरटी को सोल्व करूं, मुझे यहाँ से यदि पी की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको इक्वेशन 6 के अंदर रख सकती हूँ, तो मैंने इसके लिए लिखा पीवी इज इक्वल टू RT/V। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर नाम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 7 ही इसको बोल दिया है और ये इक्वेशन नंबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, from equation 7 and 8, ठीक है, put the value of किस किस की, एक तो मैंने लिखा du की वैल्यू को और दूसरा मैं लिख देती हूँ p की वैल्यू को इन किसके अंदर, इन इक्वेशन 6 के अंदर मैंने उसको रख दिया है। ठीक है, कहाँ पर है इक्वेशन 6 आपके पास यहाँ गिवन है, क्या लिखी थी वो लिखी थी आपने पास TdS इज इक्वल टू क्या है du प्लस PdV, यही तो था। ठीक है, अब देखिए आपको किस किस की मिल गई है वैल्यूज, आपको मेरी वैल्यू मिल गई है du की, ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई है p की, तो इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। ठीक है, वैल्यूज क्या है आपके पास, वैल्यू यहाँ पर आपके पास है, पहले मैं लिखूंगी TdS इज इक्वल टू du की वैल्यू क्या है, du की वैल्यू आपने वहां से लिखी CV dt प्लस p की वैल्यू आपने क्या लिखी है RT/V, बाकी जो था आपके पास सेम, दैट इज यहाँ पर RT/V लिख दिया है और dV आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास फॉर्म हो जाता है। यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको रीअरेंज करने के लिए मुझे तो सिर्फ ds से मतलब है, मेरे पास क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एंट्रोफी, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए एंट्रोफी चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ एंट्रोफी को एक साइड रख लेती हूँ, एंट्रोफी को मैंने एक साइड रखा और मैंने लिखा यहाँ पर ds और बाकी की टर्म्स को जो t था उनको क्या कर दिया, दोनों जो टर्म्स गिवन है इनके अंडर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है अभी आपके पास, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा CV dt। ठीक है, और यहाँ इसके अपॉन क्या आ गया t जो ds के साथ था। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाता है, सेकंड आपके पास है RT/V। ओके, और सेकंड थिंग यहाँ पर क्या गिवन थी, dV गिवन था, वहां सेकंड साइड से मैंने क्या किया है t को यहाँ पर रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर इसको इस तरह से रीअरेंज कर दिया है इक्वेशन को, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 9, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 9 जो है दे दिया है। नाउ आगे क्या कर, नाउ फॉर फाइनाइट चेंज इन एंट्रोफी, फॉर फाइनाइट चेंज इन एंट्रोफी। ठीक है, फाइनाइट चेंज इन एंट्रोफी यदि मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे डेल एस यदि यहाँ फाइंड आउट करना हो, तो मैं क्या करूंगी, जो आपके पास इक्वेशन 9 है बोथ साइड्स इसको क्या कर दूंगी इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट चेंजेस आपके पास कब ऑब्टेन होंगे, यदि आपके पास वॉल्यूम V1 से V2 चली जाए, टेम्परेचर T1 से T2 यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी आपके पास ds इज इक्वल टू CV dt/T था। ठीक है, 9th इक्वेशंस देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपके पास RT/V, दिस वन इज द V, RT/V इनटू क्या है dV/T। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है दैट इज T से T कैंसिल आउट हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया जनरली, इस इक्वेशन को मैं यहाँ थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख देती हूँ CV dt/T प्लस R dV/D
v, ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। नाउ इस इक्वेशन को मुझे क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है यदि मुझे यहाँ फाइनाइट चेंजेस चाहिए। तो मैंने इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया। ds को मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ S1 से S2 तक, ठीक है। एंट्रोफी फर्स्ट स्टेट पे, फिर सेकंड स्टेट पे। इसी तरह से जो टेम्परेचर है उसको भी मैंने क्या किया, T1 से T2 इंटीग्रेट कर दिया। dV और ये वाली जो टर्म है, वॉल्यूम की जो टर्म है, वो कहाँ से कहाँ एक्सपेंड हो रही है भाई, V1 से V2। इस तरह से मैंने इसको क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यदि ds का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो वो क्या आ गया आपके पास, वो आ गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या आया। यदि आपको यहाँ पे आपको पता है R तो क्या होता है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये R तो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। R इज अ गैस कांस्टेंट। और CV को यदि मैं क्या मानूं कि ये कांस्टेंट है एट टेम्परेचर रेंज T1 टू T2, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपके पास, आउटसाइडर आ जाएगा, ये आपके पास आ गया CV बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। और आपके पास क्या बचता है भाई, dt बाई T। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचता है dt बाई T, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने कहाँ से कहाँ तक किया है, T1 से T2 किया था, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या है, प्लस में R कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dv बाई V का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, V1 टू V2 ठीक है। V1 टू V2 जो है इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करते हैं। नाउ इसको कर दीजिए। इसको यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या निकल कर आता है, इंटीग्रेशन में आपके पास आएगा CV, ओके। और जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा ln T2 बाई T1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल अपॉन सॉरी इनिशियल। देन आपके पास क्या है, R ln क्या है, dv बाई v, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास v2 बाई v1। ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस टर्म को आप S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल ऑफ S, ठीक है। तो फाइनाइट चेंजेस के लिए आपने देखा डेल एस जो आया वो क्या आया है, CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1, ठीक है। यदि हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें, ठीक है, यदि हम इसको ln की फॉर्म, नेचुरल लॉग की बजाय ln की फॉर्म के बजाय किस में लिख दें, लॉग में वो लिखे, ठीक है। तो आप इसको जनरली क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डेल एस इज इक्वल टू 2.303, नेचुरल लॉग हटा दिया है, बाकी क्या है, बाकी जो भी है CV ln T2 बाई T1 प्लस 2.303 ln की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग, सॉरी देयर इज लॉग, यहाँ पर आपके पास लॉग आ जाता है, ठीक है। ln तो आपने यहाँ पर हटा ही दिया, तो लॉग T2 बाई T1 आपके पास आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 2.303 ln को हटाकर आपने क्या लिख दिया है, लॉग V2 बाई V1, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल जो है एंट्रोपी के अंदर आप चेंजेस शो करोगे, ठीक है। फाइनल चेंज होगा यदि आपके पास, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, हम क्या देख रहे हैं, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ओके। हमने ये कहा कि आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस है जिसको मैंने किसी एक ऐसे सिलेंडर के अंदर डाला है जिसका पिस्टन जो है वो फ्री है, फ्री मतलब फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। नाउ जब उसको DQ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हीट उसको सप्लाई की गई, इन दैट केस उसकी एंट्रोपी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिला। और एंट्रोपी के अंदर चेंजेस क्या हो गए, उसके अंदर DS इज इक्वल टू DQ रिवर्सिबल बाई T। DQ रिवर्सिबल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो हीट सप्लाई की गई थी वो रिवर्सिबली सप्लाई की गई है, ठीक है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप बोलते थे कि आपके पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। अब जब Q यहाँ पर क्या है, स्मॉल अमाउंट में हीट ली गई थी, दैट्स वाई स्मॉल अमाउंट में ही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के अंदर हम चेंजेस दिखाएं तो DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW, ओके। यहाँ से यदि मैं DQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ तो आपके पास हो जाएगी DU माइनस DW, ठीक है। ये आपके पास पहले मैंने लिखा, ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 1 2 जो है नाम दे दिया है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, क्योंकि मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस था इसीलिए मैंने कह दिया कि DQ रिवर्सिबल वो किसके बराबर हो गया है भाई, DQ रिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू DU माइनस DW, ओके। नाउ यदि वर्क डन क्या था आपके पास, वर्क डन रिवर्सिबल था, वर्क डन सॉरी वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है। जैसे ही गैस ने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसने एक्सपेंड किया, ठीक है। गैस ने क्या किया, एक्सपेंशन शो किया, दैट्स वाई वर्क डन क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन।
तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, गैस के वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जहां पहले वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम थोड़ा और एक्सटेंड कर गई, थोड़ा एक्सपेंड करके क्या दिखा देती है, वॉल्यूम V2 आपको देखने को मिलती है। दैट्स वाई आप DW वर्क डन जो है उसे आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, PdV से, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सपेंशन वर्क दिखाया है, दैट्स वाई मैंने उसको माइनस DW से रिप्रेजेंट किया है, माइनस साइन फॉर द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने DW इज इक्वल टू PdV रखा, मुझे DW की वैल्यू यहाँ से मिल गई, वो क्या है, PdV। नाउ इस PdV की वैल्यू को मैंने यहाँ इक्वेशन 4 से उठाया और इक्वेशन 3 के अंदर पुट अप कर दिया। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, DQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू DU माइनस DW, तो यहाँ पर जो है DW की वैल्यू PdV मैंने यहाँ पुट अप कर दी है। ठीक है, नाउ ये यहाँ से क्या हो जाता है, DQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू DU प्लस PdV, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5th। ओके, नाउ ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। आपके पास यहाँ क्या मिल गया है, DQ रिवर्सिबल, DQ रिवर्सिबल की वैल्यू आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है। इस DQ रिवर्सिबल की वैल्यू को आप यहाँ से पुट अप कर देते हो किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, एंट्रोफी के लिए स्मॉल चेंज इन एंट्रोफी, DS इज इक्वल टू क्या थी, DQ रिवर्सिबल बाई T। तो हमने DQ रिवर्सिबल की वैल्यू रख दी। DQ रिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, DQ रिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास आई थी DU प्लस PdV, तो मैंने उसकी वैल्यू DU प्लस PdV रखा, अपॉन में T जो था वो एज इट इज है। ओके, इसको रीअरेंज किया, T को क्या कर लिया, DS की साइड लेके गई, तो आपके पास क्या हो गया, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक इक्वेशन नंबर 6। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है, एक बार मैंने DQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एक बार DW की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और उस सारी वैल्यू जो आपके पास आई उसको DS के अंदर पुट अप कर दिया है। ओके, नाउ जब मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने 1 मोल आइडल गैस का लिया है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो हमने जब 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस की बात की, तो देखिए सभी को पता होता है कि आपके पास जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V। ठीक है, तो CV रिप्रेजेंट करता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको वो किसके बराबर है भाई आपके पास, वो होती है DU बाई DT। ठीक है, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल सकती है, मुझे यहाँ से मिल सकती है DU की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे यहाँ से DU की वैल्यू जो है मिल गई है, दैट इज इक्वल टू CV DT। सेम इसी तरह से मुझे ये भी पता होता है कि 1 मोल ऑफ आइडल गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT लिखते हैं। 1 मोल आइडल गैस है तो इसका मतलब N की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, P की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल गई है, यहाँ पर मेरे पास 2 वैल्यूज, एक तो DU की और एक P की वैल्यू यहाँ से मिल गई है। नाउ इन दोनों की वैल्यूज को आप किस में रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। इक्वेशन नंबर 6 थी आपके पास TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है, यही तो था। तो आपने क्या किया, उन दोनों की वैल्यू को उठाया और किस में रख दिया, इक्वेशन 6 के अंदर। किस किस की वैल्यू को, DU और P की वैल्यू को उठाया और इक्वेशन 6 के अंदर रख दिया, दैट इज इक्वल टू TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। तो DU की वैल्यू आपको क्या मिली, CV DT, जो आप इक्वेशन नंबर 7 से मिली है। इसी तरह से P की वैल्यू आपके पास क्या मिली, RT बाई V। तो ये वैल्यू जो थी आपके पास CV DT और RT बाई V, ये वैल्यू आपने 7 और 8 से उठाई और इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट अप कर दी, तो आपके पास TDS क्या हो गया, CV DT प्लस RTV इंटू DV। नाउ यहाँ से मुझे स्मॉल चेंज इन एंट्रोफी चाहिए था, मैंने DS को एक साइड रखा, बाकी टर्म्स जो T था उनको क्या कर दिया है, राइट हैंड साइड्स में ले आए। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाता है, CV DT बाई T प्लस में RT बाई V इंटू DV बाई T। ठीक है, ये तो यहाँ से क्या होता है आपके पास, यहाँ से T से T कैंसिल आउट हो जाता है, T से T कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचता है DS इज इक्वल टू CV DT अपॉन T प्लस R DV बाई V, ये आपके पास बन जाता है। यदि मुझे यहाँ क्या चाहिए, यदि मुझे यहाँ फाइनाइट चेंजेस चाहिए, मेरे पास जो निकल के आया था, मेरे पास जो यहाँ पर आया है वो क्या आया है, DS आया है, स्मॉल चेंज इन एंट्रोफीज। यदि मुझे फाइनाइट चेंजेस के लिए देखना है, एंट्रोफी के लिए मतलब मुझे यदि डेल S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो आपके पास इक्वेशन 9 मिली है, इक्वेशन 9 जो आपको मिली है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हम इंटीग्रेट करेंगे तो एंट्रोफी को इंटीग्रेट कहां से करेंगे, S1 टू
S2। इसी तरह से टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, T1 टू T2, और जो वॉल्यूम है वो कितनी एक्सपेंड हुई है, मतलब जो यहाँ पर एक्सपेंशन आपको शो मिले, एक्सपेंशन आपको दिखेगा, उसी से आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2 और एंट्रोफी S1 से S2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया S2 माइनस S1। ठीक है, जो अल्टीमेटली आपको क्या देगा, डेल एस दे देता है। और उसी तरह से सीवी को मैंने कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, सीवी को मैंने कांस्टेंट माना और उसको बाहर निकाल लिया। इसी तरह से आर को भी मैंने यहाँ से कांस्टेंट समझकर बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सीवी और सॉरी आर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन मैंने क्या किया है, सीवी को कांस्टेंट मान लिया है। सीवी कांस्टेंट मान लिया है दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में, तो मैंने उसको भी आउटसाइड कर लिया है। ठीक है, बाकी देखिए जो भी आपके पास इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन क्या आया, dt/t का आ गया T2/T1। इसी तरह से dv/dt का dv/v का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया v2/v1। ठीक है, यदि आप इसको नेचुरल लॉग से हटाकर सिंपल लॉग की फॉर्म में लेना चाहे तो इसी इक्वेशंस को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी को आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, डेल एस इज इक्वल टू 2.303 CV log ऑफ T2/T1 प्लस 2.303 log ऑफ V1/V2, sorry V2/V1, not V1, this is one is V2/V1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल था, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस वन इज हियर V2, ये V2 यहाँ पर लिखा हुआ है, V2/V1। ठीक है, तो ये आपके पास जो था दैट इज द एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, यदि दो वेरिएबल्स आपके पास दे रखे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन दैट केस आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इन दैट केस यू विल अप्लाई द फॉर्मूला डेल एस इज इक्वल टू 2.303 CV log T2/T1 प्लस 2.303 log V2/V1। ये आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। नाउ फर्स्ट केस हमने देख लिया, क्या, एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है आपके पास, एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस केस में हम देखेंगे, हमें क्या देखना है, एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आपने क्या कहा था, पीछे हमने 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस का जिक्र किया था। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि आपके पास फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस है, तो 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए आप इक्वेशन लिखते हो क्या, PV इज इक्वल टू nRT, यही तो लिखते हो आप, PV इज इक्वल टू nRT। आइडल गैस के लिए ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कहा है n इज द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर यदि मैं 1 मोल के लिए लूंगी तो n क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए ये जो इक्वेशन आपके पास है वो क्या बन जाती है भाई, PV इज इक्वल टू RT, ये आपके पास बन जाती है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर इनिशियल स्टेट की, यदि मैं यहाँ किसकी बात करती हूँ, फॉर इनिशियल स्टेट या इन इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट के अंदर आपने क्या कहा कि भाई कहीं ना कहीं एक प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी, और टेम्परेचर के अंदर 10 चेंजेस आपने देखा T1। तो इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास यदि मैं कहूँ यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर फॉर्म कर ली है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू RT1। ओके, ये था आपके पास फर्स्ट केस। यदि इसी के लिए मैं क्या बोलूं, आपके पास इसी के लिए 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस है, तो उसकी जो फाइनल स्टेट यदि मुझे देखनी हो तो वो क्या हो जाएगी, P2V2 इज इक्वल टू RT2। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है उसकी फाइनल स्टेट के लिए, इन फाइनल स्टेट। ठीक है, इन फाइनल स्टेट आइडल गैस जो है वो इस तरह से बिहेव करती है। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 एंड सेकंड की फॉर्मेशन यहाँ पर की। जब आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस दिया है, क्यू अमाउंट में जब हीट ऑब्जर्व की, तो ऑब्वियसली उसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अंदर जो चेंजेस आए उसको हमने लिखा PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो फर्स्ट इनिशियल के लिए P1V1, ठीक है, और उसके टेम्परेचर T1 हो गया। ठीक है, फाइनल के लिए उसका जो प्रेशर वॉल्यूम है P2V2 हो गया है और टेम्परेचर T2 हो गया है। नाउ ऑन डिवाइडिंग, नाउ अब हम क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। यदि हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, इक्वेशन सेकंड आपके पास है P2 V2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, R T2 था, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, फर्स्ट जो आपके पास था, फर्स्ट केस में जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, P1 V1, दिस वन इज द P1 एंड V1, ओके। और इसी तरह से आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है, ये RT1, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिखा। नाउ देखिए, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और सिंप्लीफाई फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई फॉर्म में आपने इसको लिख दिया यहाँ पर क्या, T2 अपॉन T1, ठीक है, T2 अपॉन T1, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हियर। नाउ यदि इक्वेशन थर्ड को रीअरेंज कर दिया जाए, ठीक है, यदि इक्वेशन थर्ड को रीअरेंज कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन थर्ड को रीअरेंज करके हम क्या देख सकते हैं, यदि मुझे यहाँ से V2 बाई V1 की वैल्यू मैं निकाल लूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ से क्या निकालूं, V2 अपॉन V1 की वैल्यू, तो मुझे इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया भाई, ये था आपके पास एक साइड T2 बाई T1, ठीक है। तो वहां से जो वैल्यू आई है P2 बाई P1 वो इसके अपोन में आएगी, तो अपोन में जाएगी तो हम उसको क्या कर लिख सकते हैं, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 बाई P2, ठीक है। P2 बाई P1 था, उसको मैंने जब T2 बाई T1 के अंडर लिखा तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया P1 बाई P2, ठीक है। ये आपके पास हो गया है। नाउ जब आपने एंट्रोफी एज ए फंक्शन देखा था, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो आपके पास ये इक्वेशन आई थी, डेल एस इज इक्वल टू क्या आया था, डेल एस इज इक्वल टू आपके पास आया था यहाँ पर S2 माइनस S1, ठीक है, यही था ना। तो वो आपके पास आया था CV, ठीक है, CV LN, देन आपके पास क्या था, टेम्परेचर T2 बाई T1 था, साथ ही साथ आपके पास क्या था, गैस कांस्टेंट R था, देन LN, और अब आपके पास यहाँ पे था V2 बाई V1, ठीक है। ये इक्वेशन थी आपके पास जो हमने पीछे वाला केस देखा था उसके अंदर, ठीक है। यदि मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये हमने पीछे जो एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था वहां से फाइंड आउट किया था, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट अप की है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर नाम दे दिया है। नाउ यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास V2 बाई V1 है, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, V2 बाई V1 निकाल लिया। यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से V2 बाई V1 की वैल्यू उठाऊं और इक्वेशन 4 के अंदर पुट अप कर दूं, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलता है, ठीक है। यदि हम क्या करें, ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ या सब्स्टिट्यूट, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट किसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ V2 बाई V1 इन इक्वेशन 4 में यहाँ पर बोल दूं, ठीक है। तो आपके पास डेल एस क्या हो जाता है, लिखिए, डेल एस आपके पास क्या हो जाएगा, डेल एस आपके पास हो जाएगा CV, देन आपके पास आएगा LN, बाकी की टर्म्स सेम है, सिर्फ हमें तो V2 बाई V1 की वैल्यू रखनी है, तो T2 बाई T1 सेम रहेगा, प्लस में RLN। अब V2 बाई V1 की जगह क्या रख देंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे T2 P1 अपॉन T1 P2, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल V2 बाई V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दी है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर नाम दे दिया है। यस, इक्वेशन 5 से आपके पास एक वैल्यू मिल गई है डेल एस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आई है, डेल एस की वैल्यू यहाँ पर आई है CV LN T2 बाई T1 प्लस R LN T2 P1 अपॉन T1 P1, ये वैल्यू आपके पास डेल एस की आई है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दिया है। नाउ वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें एक रिलेशन पता होता है CP माइनस CV का, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, R होता है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ से CV की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो CV की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ भाई, सीधा CP माइनस R, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इक्वेशन जो है वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हूँ। सपोज कीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए आपको इक्वेशन 5 के अंदर CP कहीं दिखाई दे रहा है, यस आपको CP दिखाई दे रहा है, डेल एस इज इक्वल टू CV, ठीक है, CV आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने CV की जगह इस CV को यहाँ से उठाया और इक्वेशन 5 के अंदर पुट अप कर दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 5 के अंदर पुट अप कर दिया ऑन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
पुटिंग भी बोल सकते हो आप, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू उठा रहे हैं हम यहाँ से, CV की, ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ CV फ्रॉम इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखी, 5 के अंदर रख दी है। इक्वेशन 5 आपके पास गिवन है, वो क्या है, डेल एस इज इक्वल टू CV की जगह वैल्यू रखनी है, CV की जगह वैल्यू रखनी है, तो CV की वैल्यू क्या है आपके पास, CP माइनस R, ये आपके पास गिवन है। बाकी की टर्म्स सारी सेम रहेंगी, क्या क्या है टर्म्स बाकी की, ln है, T2 बाई T1 है, प्लस में R है, ln है, बाकी टर्म्स क्या है, T2 देन आपके पास P1 और अपॉन में है आपके पास T1 P2, ये टर्म्स आपके पास गिवन है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख देते हैं, ठीक है, यदि इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एस, ठीक है, इसको थोड़ा हम और एक्सपेंड करके यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसी को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने पर आपको क्या मिलता है, देखिए डेल एस है, डेल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार CP को ln T2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही R जो है नेक्स्ट टर्म के अंदर, ठीक है, एक बार CP को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, फिर एक बार R को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, इसी तरह से R को एक बार T2 से मल्टीप्लाई, एक बार P1 से, ठीक है, इस तरह से हम इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद आपको क्या मिलता है, लिखिए यहाँ पर आपके पास ओपन करने पर मिलता है CP था, ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया है CP, ठीक है, CP को किसके साथ लेना है, एक बार ले लेते हैं किसके साथ, T2 अपॉन T1 के साथ, तो हो गया CP ln T2 बाई T1 हो गया है, ठीक है, उसके बाद और ओपन कर लेते हैं R को, तो R क्या हो गया, R क्या आएगा इसके साथ, ln T2 अपॉन T1, ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट था आपके पास ये आपके पास थोड़ा एक्सपेंड हो चुका है। अब हम किसका डिस्कशन करते हैं, हम सेकंड पार्ट क्या है, R ln क्या दे रहा है भाई आपके पास, T2 बाई T1, इसको ओपन कर लिया है, ठीक है, साथ ही साथ क्या है आपके पास R ln क्या है, P1 बाई P2, यही तो दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर गिवन है। नाउ देखिए जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती है, R ln T2 बाई T1 से R ln T2 बाई T1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच जाता है, हमारे पास यहाँ पर क्या बच के आता है, डेल एस इज इक्वल टू क्या बचा, CP, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया है, CP आया है, CP फिर क्या आता है अभी आपके पास ln देन आपके पास क्या है, T2 बाई T1, ठीक है, बाकी की टर्म्स दोनों कैंसिल हो गई, तो प्लस में क्या बचता है, प्लस देन आपके पास क्या बचा है, R एंड देन आपके पास आता है ln, और यहाँ पर जो लास्ट की टर्म आपके पास बची वो क्या बची है, वो बची है आपके पास P1 बाई P2, वो क्या बची है, P1 बाई P2, ये आपके पास यहाँ पर बची है। तो यही जो है डेरिवेशंस है किसके लिए, डेल एस के लिए, दिस वन इज द डेरिवेशन फॉर डेल एस, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये आपने सेकंड केस में आपको निकालना है, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपके पास ये आ गया है, एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने कहा कि हमें एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैंने कहा 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस का यदि मैं जिक्र करूँ तो आइडल गैस के लिए एक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, तो मैंने उसको फॉलो किया, PV इज इक्वल टू nRT है। जब मैं 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, 1, तो मैंने n की वैल्यू यहाँ पर ले ली 1, ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन बन गई PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि n तो 1 हो गया। नाउ एक इनिशियल स्टेट रही होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या था भाई, हमने क्या कहा कि आपके पास ये कोई एक सिलेंडर था, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ था, इसके अंदर मैंने आइडल गैस को फिल अप किया हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगा था, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ था। जब इसके अंदर हम क्या करते थे, क्यों रिवर्सिबल अमाउंट में हीट इसको देखते थे, ठीक है, तो इसकी एक जो पहले की जो वॉल्यूम V1 थी वो क्या होती है, एक्सपेंड होगी, वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और वो कहाँ तक चले जाएगा, वो V2 तक चला जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होकर V2 तक चला जाएगा, तो गैसेज जो है एक्सपेंड कर गई, ठीक, तो एक्सपेंड होने की वजह से वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ, ठीक है, प्रेशर भी तो क्या हुआ, चेंज हुआ है, साथ ही साथ जब हीट गेन की है तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो मैंने इनिशियल स्टेट के लिए यहाँ पर मान लिया कि आपके पास जो प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 थी, टेम्परेचर T1 था, तो इक्वेशन बन गई P1 V1 इज इक्वल टू RT1, R गैस कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहा, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने फाइनल स्टेट के लिए बात की तो फाइनल स्टेट के लिए मैंने बोल दिया P2 V2 इज इक्वल टू RT2,
ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है। नाउ मैंने फाइनल को इनिशियल से डिवाइड कर दिया, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, P2V2 अपॉन में क्या हो गया, P1V1 इज इक्वल टू RT2 अपॉन RT1, तो R से R कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आ गया T2/T1, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। यदि इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया जाए और V2/V1 की वैल्यू यहाँ से हम क्या साइड कर ले, एक साइड कर ले, हमने एक साइड कर लिया V2/V1 की वैल्यू को, तो ये आपके पास हो गया T2P1 अपॉन T1 P2। ठीक है, इस इक्वेशन यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आई है V2/V1 को, इसको इसमें रख दिया हमने एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम देखो स्टार्टिंग हम इसी इक्वेशन को हम स्टार्टिंग से भी शो कर सकते हैं, और यदि हम इस इक्वेशन को उसी से आगे एक्सपेंड करके दिखाएं तो भी हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो आपके पास वैल्यू मिली थी, जो आपके पास वैल्यू मिली थी डेल एस की, ठीक है, जो आपके पास सॉल्यूशन आया था एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, उसके अंदर हमने V2/V1 की वैल्यू जो थी वो पुटअप कर दी। कहाँ से, जहां यहाँ से जो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट से आई है V2/V1, तो वो वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डेल एस इज इक्वल टू CV ln T2/T1 प्लस R ln, और यहाँ पर V2/V1 की वैल्यू आई आपके पास T2P1 और ये, ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी। ठीक है, इतना हमने किया। उसके बाद हमने कहा हमारे पास एक रिलेशन होता है CP/CV इज इक्वल टू R। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, CV की वैल्यू और फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, तो सिंपली जो आपके पास एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड फंक्शन, मतलब जो सेकंड पार्ट हम इसमें निकाल रहे हैं ना, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो ये वैल्यू है, एक तो CV की वैल्यू, ठीक है, या यहाँ की बजाय मैं ऊपर वाले केस में शो करूँ इसको, कि एक तो आपको क्या करना है, CV की वैल्यू को पुटअप करना है, और दूसरा आपने V2/V1 की वैल्यू को और पुटअप कर देना है। इन दोनों को पुटअप कर देते हो तो आपके पास एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो मैंने जो है वही किया, यहाँ पर मैंने उसके लिए क्या किया, CV की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। CV वैल्यू आपके पास आ गई CP-R, उसको रखा, उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया, तो जो टर्म कैंसिल आउट थे उनको कैंसिल कर दिया, और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन क्या आई है, डेल एस इज इक्वल टू CP ln T2/T1 प्लस R ln P1/P2। ये आपके पास फाइनल जो है इक्वेशन आ गई है। किसके लिए इक्वेशन आ गई है, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक केस और डिस्कस कर लेते हैं हम, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडल गैस in different processes। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस के अंदर हम क्या कर लेते हैं भाई, एंट्रोपी चेंज को देख लेते हैं। कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस आपके पास है। फर्स्ट केस में यहाँ पर लूंगी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सेकंड केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। दिस वन इज द प्रोसेस। ठीक है, और थर्ड वन जो आपके पास रहेगा यहाँ पर, दैट वन इज आइसोकोरिक। ठीक है, आप सभी को इसका पता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तीन केसेस में डिस्कस कर लेती हूँ, जो हमने अभी जो दो रिलेशंस निकाले थे उनके साथ। ठीक है, देखिए, जब आइसोथर्मल का केस लिया, इट मीन्स आपने वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इस टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब यहाँ पर क्या है मेरा, कि आपके पास टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। आइसोबारिक के केस में मैंने कहा कि मेरे पास प्रेशर जो थे, मतलब प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 हो गया, और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब V1 और V2 दोनों कांस्टेंट हो गई है। ये चीज आपने यहाँ पर देखना है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें यहाँ पर बोल दिया कि एक आइसोथर्मल केस है, एक आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस आपके पास है। नाउ देखिए, हमने पीछे जो रिलेशंस फाइंड आउट किए थे, वो रिलेशंस क्या क्या थे, मैं उन दोनों रिलेशंस को यहाँ पर लिख देती हूँ। एक आपके पास था डेल एस इज इक्वल टू, आपके पास क्या था, R ln V1/V2 प्लस में CV ln T2/T1। एक केस आपके पास ये आया था, और सेकंड जो आपके पास था, दैट इज डेल एस, और क्या था आपके पास, वो CP की टर्म में आया था, CP ln क्या था, T2/T1। बाकी प्रेशर था उसके केस में R ln क्या आया, P1/P2। ये दो केसेस थे आपके पास। नाउ देखिए, यहाँ पर यदि मैं क्या करूं, ये एक इक्वेशन थी, ये एक आपके पास सेकंड इक्वेशन आई थी, इसी तरह से तो आई थी। नाउ इसके अंदर यदि मैं क्या करूं, यहाँ पर टेम्परेचर,
ये दोनों केस, इसमें यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, मतलब दोनों चीजें बराबर आ जाएं, तो ये जो बाकी की टर्म है ये भी क्या हो जाएंगी आपके पास कांस्टेंट थे। सी भी कांस्टेंट है, सीपी भी क्या है आपके पास कांस्टेंट था, मोलर हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो यहाँ पर ये जो टर्म्स थी, यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स आपके पास गिवन है, ये जो दोनों टर्म्स गिवन है CVln T2/T1 एंड CPln T2/T1, ये दोनों इक्वेशंस मैंने पीछे जो अभी जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं वो ली है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बाकी जो टर्म्स हैं, ये दोनों के टर्म्स तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये 1 ही बच जाती है तो खत्म हो गई। तो आपके पास बाकी जो बचा वो क्या बच जाता है, ओनली एंड ओनली फर्स्ट केस आपका हो जाएगा कांस्टेंट, आइसोथर्मल के केस में कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में डेल एस इज इक्वल टू आर एल एन V1/V2, और दूसरा जो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाता है आपके पास, वो यहाँ पर आ जाता है डेल एस इज इक्वल टू आर एल एन P1/P2। सिंपल सा था, ठीक है, सिंपल सा हमने उन इक्वेशंस के अंदर जो है वैल्यूज को पुट अप कर दिया है। ठीक है, नाउ आइसोबारिक का केस ले लेते हैं। आइसोबारिक के केस में आपने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर चेंज कर दिया किसके अंदर, मतलब यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दिया है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर दोनों केसेस में इक्वल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं डेल एस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, डेल एस की वैल्यू यदि मैं देखूँ इक्वेशन के अंदर CPln T2/T1, ठीक है, प्लस में क्या है Rln, कौन सी केस में आएगा P1/P2। देखिए ये इसी इक्वेशन में पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें तो वॉल्यूम थी, तो उस केस में तो ये यूज होगा नहीं, तो जिसमें प्रेशर का टर्म आ रखा है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि आइसोथर्मल में मैंने दोनों इक्वेशन इसलिए ली क्योंकि दोनों इक्वेशंस के अंदर टेम्परेचर की टर्म्स थी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रेशर की टर्म्स है, तो आपने कहा यहाँ पर P1 और P2 दोनों बराबर हो गई हैं, तो ये तो टर्म्स आपके पास गायब हो जाएगी, आपके पास बाकी बची टर्म्स क्या आ जाएगी यहाँ पर, डेल एस इज इक्वल टू CPln T2/T1। ठीक है, कंडीशंस आपको देगा वो, जब भी न्यूमेरिकल्स निकलवाएगा तो आपसे कंडीशंस देगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, इस तरह से। ठीक है, नाउ लास्ट देख लेते हैं आपके पास आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के केस में जो ये आइसोबारिक का जो केस हमने लिया है, ये वाला जो Rln P1/P2, ये तो हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि इसमें वॉल्यूम चाहिए, हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे इसके अंदर, हम इक्वेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे डेल एस इज इक्वल टू Rln V1/V2 प्लस में क्या हो गया CVln T2/T1। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर यदि मैंने दोनों को V1 V2 को बराबर रख दिया तो ये तो टर्म आपके पास कैंसिल हो गई, बाकी ओवरऑल आपके पास यहाँ पर डेल एस क्या बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू CVln T2/T1। ये इस केस में आपके पास यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो तीनों के केसेस में आपने देख लिया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर थर्मल में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, बाकी बची टर्म एंट्रोफी के बराबर हो गई, चेंज इन एंट्रोफी के बराबर। आइसोबारिक के केस में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, बाकी बची टर्म्स जो है वो एंट्रोफी के, चेंज इन एंट्रोफी के बराबर हो जाती है। इसी तरह से आइसोकोरिक में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है और आपके पास जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो किसके बराबर आ जाती है, चेंज इन एंट्रोफी के बराबर। नाउ क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिया है कि 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू 600 केल्विन। टेम्परेचर के अंदर चेंजेस दिखा दिए, टेम्परेचर आपके पास दो दे दिए हैं, एक टेम्परेचर T1 हो गया है, दूसरा टेम्परेचर T2 हो गया है। ठीक है, आइडल गैस है हीलियम गैस, दैट इज हीलियम गैस, और मोल कितने दिए हैं 1 मोल। एंट्रोफी चेंजेस आपको पूछना है, इसने एंट्रोफी चेंजेस आपसे पूछा है, कब पूछा है ये देख लीजिए, कब पूछा है इसने, जब आपके पास वॉल्यूम इसने आपको कांस्टेंट दी, ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस में इसने आपसे पूछा डेल एस, इसने आपसे क्या पूछा है, डेल एस पूछा है। ठीक है, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम वाली टर्म्स आपके पास कौन सी आएंगी, वॉल्यूम वाली टर्म्स हमारे पास क्या थी, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास था CVln T2/T1 प्लस Rln V2/V1, ये आपके पास इक्वेशन थी। ठीक है, ये आपके पास एंट्रोफी के लिए इक्वेशंस आई थी। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये V2 और V1 तो क्या कर दिया इसने, बराबर मान लिए है, कांस्टेंट कर दिया है, तो बाकी टर्म आपके पास क्या बची, ओनली एंड ओनली ये आपके पास यहाँ पर बची डेल एस इज इक्वल टू CVln T2/TV। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसने आपको दिया क्या है, इसने आपको दिया है टेम्परेचर दिया हुआ है, इसने आपके पास T2 का टेम्परेचर दे दिया, वो 600 दे दिया, T1 दिया है इसने आपके पास 300,
केल्विन दोनों के केसेस में, ठीक है। 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए CV की वैल्यू, ठीक है। यदि ये गैस क्या है 1 मोल लिया है, मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस हमको पता है CV इज इक्वल टू क्या होता है भी आपके पास, मोनो एटॉमिक गैस हीलियम है, दैट इज 3R/2 हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पर N की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, N की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 1 है, बाकी जो आपके पास CV की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, तो डेल S की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डेल S की वैल्यू आपके पास क्या है CV की वैल्यूज आपके पास क्या आ जाती है भाई, यदि मैं इसको ln की बजाय 2.303 ln की बजाय लॉग में ले लूँ इसको, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई 2.303 n CV log ऑफ T2/T1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुटअप करनी है ओनली, लिख दीजिए क्या है वैल्यू 3.303, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए 1, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू आपके पास हो गई है 3R/2, ओके। बाकी क्या है लॉग किसका लेना है 600/300, तो log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। log 2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, log 2 की वैल्यू आपके पास होती है 0.3010, ठीक है। बाकी R गैस कांस्टेंट है, ठीक है, R गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी पुट अप कर दीजिए, कितनी होती है 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू होती है, बाकी सारी वैल्यूज को आप रख दीजिए। वैल्यूज रखने के बाद आपके पास कैसे दिखाई देगा 2.303, 1 की जगह 1 ही है, 3 है, और R की जगह लिख दिया 8.314 इनटू log 2 की वैल्यू 0.3010, अपोन में क्या दिया हुआ है भाई आपके पास 2 दे रखा है। इसको सोल्व आउट कर लीजिए, सोल्व आउट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी आपके पास डेल एस की वैल्यू होगी, ठीक है। डेल एस की वैल्यू होगी और उसके अंदर आपके पास यूनिट्स क्या आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया है जूल्स में लिया है, तो जूल केल्विन इनवर्स यहाँ पर इसकी जो है वैल्यू यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था आपके पास, ओनली क्या करना था, यहाँ पर उसने यहाँ पर इसने आपको ये बताया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए मुझे वॉल्यूम वाली ही इक्वेशंस उठानी होगी, तो वॉल्यूम वाली इक्वेशन आपके पास यहाँ पर V2/V1 ये वाली थी, ठीक है। ये टर्म पूरी की पूरी बाद में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, चली जाएगी, और बाकी टर्म बची है उसके अंदर गिवन वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यस, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन when 1 mole of an ideal gas goes from the volume 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin, ठीक है। आपसे क्या बोला है, इसने आपसे बोला कि एंट्रोपी चेंज निकालिए, एंट्रोपी चेंज निकालिए, ठीक है। इसने आपसे बोल दिया डेल एस की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, कब करनी है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस लिया है। टेम्परेचर क्या है भाई आपके पास, बराबर है T1 इज इक्वल टू T2, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, आइसोथर्मल ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास गिवन क्या क्या चीजें हैं, वॉल्यूम दी हुई है इसने आपको, V1 वॉल्यूम दी इसने 10 लीटर, V2 वॉल्यूम इसने दी 100 लीटर, ठीक है। एक्सपेंशन ही हो रहा है, तो 10 से 100 पे गई है तो एक्सपेंशन हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर दिया है एट 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन के ऊपर। तो देखिए अब आपको कौन सी इक्वेशंस यहाँ पर फॉलो करनी है, ये आपको यहाँ पर जो है सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पर सोचने के लिए आपके पास क्या है, क्योंकि मुझे टेम्परेचर की टर्म चाहिए, मुझे यहाँ पर टेम्परेचर की टर्म चाहिए जिसको मैं क्या कर सकूं, आइसोथर्मल, मतलब उसको कांस्टेंट कर सकूं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर क्या इक्वेशंस यूज करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे डेल एस इज इक्वल टू CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। देखिए जो आपके पास टेम्परेचर की जो टर्म्स है T2/T1, ये सेकंड इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी उसमें भी थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि चेंज किसके अंदर दिया है, वॉल्यूम के अंदर, प्रेशर के अंदर चेंज नहीं दिया है, इसीलिए मुझे वॉल्यूम वाली टर्म्स जो है यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो चीजें गिवन है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म रहेगी ये तो कैंसिल हो गई, बाकी बचा क्या, बाकी बचा आपके पास डेल एस इज इक्वल टू R ln
V2 बाई V1। कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि दोनों ही टर्म्स इक्वल हो गई है, CV को कांस्टेंट माना था हमने, ठीक है। तो आपके पास बाकी कुछ नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगी, बाकी बची टर्म R ln V2 बाई V1 आपके पास है, ठीक है। जो वैल्यूज गिवन है वो रख दीजिए। देखिए R की वैल्यू आपके पास क्या होती है, यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 R, ठीक है। और लॉग की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया log V2 बाई V1, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। 2.303 R की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 8.314 होती है, ठीक है। log किसका लेना है, हमें log लेना है 100/10 का, ठीक है। तो log 10 आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, log 10 की वैल्यू आपके पास होती है 1, ठीक है। बाकी की जो भी टर्म्स है उसको रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना आपने, ओनली 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसकी मिलेगी, डेल एस की। जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आती है वो आती है 19.147, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगी, जूल, किलो, इनवर्स, मोल, इनवर्स। ये आपके पास जो है एंट्रोफी चेंजेस आया, आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर जो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस दिए हुए हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है दैट इज 1 मोल ऑफ इन हीलियम गैस, ठीक है। आपके पास हीलियम गैस है, आइडल गैस गिवन दी है, ठीक है। इज हीटेड फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू 600 केल्विन। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोफी इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर इसने क्या दिया है आपको, इसने कहा है प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। अज्यूम दैट हीलियम गैस बिहेव लाइक एन आइडल गैस, दैट्स व्हाई CV इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2R। नाउ देखिए इसने आपसे क्या कहा कि आप एंट्रोफी चेंज फाइंड आउट कीजिए। इसने आपसे एंट्रोफी चेंज पूछा, मतलब इसने आपसे डेल एस की वैल्यू पूछी है, ठीक है। कब पूछी है, जब इसने कहा कि हीलियम गैस को जब हीट किया गया तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर T1 था वो कितना था 300 केल्विन, और वो कितना हो गया हीटिंग के बाद 600 केल्विन। ये दो टेम्परेचर उसने आपको दिए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि यहाँ पर जो मेन बात इसने बताई है कि जो प्रेशर P1 है वो P2 के बराबर है। प्रेशर को क्या किया गया है, कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर दोनों जो आपके पास इक्वेशंस थी, दोनों रिलेशन से जो हमने निकाली थी, टेम्परेचर प्रेशर से, दूसरा टेम्परेचर वॉल्यूम से, वो दोनों यहाँ पर राइट डाउन किए। तो देखिए आप इनमें से दोनों में से कौन सी इक्वेशन यहाँ फॉलो करवाएंगे वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसने क्या बोला है, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहे, यहाँ इसने ये बोला है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर की जो टर्म जहाँ पर है आप उस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से यहाँ प्रेशर की टर्म्स कहाँ है, अभी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है, ठीक है। प्रेशर की टर्म्स कहाँ पर है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर कौन सी इक्वेशन फॉलो करूंगी, फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को फॉलो किया। इक्वेशन क्या है अभी आपके पास, इक्वेशन यहाँ पर आपके पास है डेल एस इज इक्वल टू क्या है, CP देन ln T2 बाई T1 देन क्या है भाई R देन ln P1 बाई P2। अब जबकि इसने कहा कि दोनों के दोनों क्या है भी आपके पास प्रेशर बराबर है, P1 P2 बराबर हो गए, तो ये तो आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। गैस कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म जो है आपके पास ये क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। आप कह सकते हो कि यहाँ से ये नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी आपके पास जो टर्म बची है उसके अंदर आप वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। वैल्यूज कैसे पुटअप करोगे, देखिए CP, ठीक है। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, CP की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो CP की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से लेके आएंगे आप, आपको पता है कि आपके पास क्या होता है, CV की वैल्यू गिवन है। इसने आपको किसकी वैल्यू दी है, CV की वैल्यू। आपको एक रिलेशन पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, CP की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, क्या हो जाएगा वो CV प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CV की वैल्यू इसने कितने दी है आपके पास 3/2R, प्लस में क्या हो गया एक और R हो गया। तो टोटल जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, ये 3R प्लस में 2R, ये क्या हो गया 5R/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास CP, ये जो CP है इसकी वैल्यू आपको पता है, ये इसकी वैल्यू आपको मिल गई है। T2/T1 की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू इसने आपको दी हुई है, उसकी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूज रखिए, यहाँ पर CP की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 5R, ये आ गई 5R/2, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। देन क्या दिया है इसने ln T2 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, T2 दिया है इसने 600 अपॉन में क्या हो गया 300। यदि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और इजीली
लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ln को टर्म को log में कन्वर्ट कर सकते हो आप इजीली। तो आप क्या लिख दोगे, 2.303 इनटू क्या हो गया भाई 5r, r की वैल्यू क्या होती है 8.314 अपोन में क्या है भाई इसके 2। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर log क्या बच गया आपके पास, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास क्या हो गया log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। ठीक है, और उन सबको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप यहाँ से डेल एस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने रिलेशंस देखा एंट्रोफी चेंजेस का प्रेशर वॉल्यूम के साथ, और दूसरा देखा प्रेशर टेम्परेचर के साथ, और दूसरा वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ, उन इक्वेशंस के थ्रू आप जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हो। यस स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एंट्रोफी चेंजेस देखा आइडल गैसेस का, किस किस केसेस में जब हमने एंट्रोफी को एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लिया। सेकंड केस हमने लिया था एंट्रोफी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। साथ ही साथ हमने डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोफी चेंजेस को स्टडी किया है, उनके न्यूमेरिकल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।